नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आईआईटी जैम के लिए फिजिक्स का पहला लेक्चर अपलोड करने चल रहा हूँ यूट्यूब पर, और ये लेक्चर काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें इम्पॉर्टेंट बातों का ही केवल समावेश किया जा रहा है। जो खास बातें हैं, जो कंक्रीट कॉन्सेप्ट हैं, उनको दे रहे हैं, और जिस ट्रेंड पर क्वेश्चन राइज होते हैं जैम में, वो हम क्वेश्चन आपसे तोड़वाएंगे। बहुत सी बातें क्लास की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे, इसमें केवल खास जो इम्पॉर्टेंट बातों को ही हम आपके सामने रख पाएंगे। तो इसमें पहला जो यूनिट है इसके सिलेबस का, वो मैथमेटिकल फिजिक्स है, दूसरा है मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें न्यूटन्स लॉ पहले पढ़ेंगे हम लोग, और इसका सिलेबस पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस के कार्ड में धीरे धीरे 1 बाय 1 आप लोग स्टडी करते रहिए। और मार्केट में जो ही बुक है अच्छी अरिहंत प्रकाशन या फिर संवेदना पब्लिकेशन की, तो उसको आप लोग लेकर के धीरे धीरे क्वेश्चन को तोड़ना शुरू करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे क्रैक हो जा रहे हैं, तब आपकी पढ़ाई सॉलिड है, स्टैंडर्ड मैटर आप पा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, केवल थियरेटिकल पोर्शन तक ही सीमित है, तो पढ़ाई ठीक नहीं, कुछ और मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए शुरुआत करने चल रहे हैं न्यूटन्स लॉ की। न्यूटन्स लॉ आपको थियरेटिकली बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, काम भर की बातों केवल सुन लीजिए, बाकी जो जरूरी बातों को लिखेंगे उसको आप लोग नोट करिएगा। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। इसको प्रोवाइड करने वाले पहले साइंटिस्ट थे गैलीलियो। उनकी बातें थोड़ी लोगों को कम समझ में आती थी, तो न्यूटन जी उन्हीं बातों को स्प्रिंग की तरह उसको खींच करके, स्ट्रेस करके लोगों के सामने रखा। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया विद द इनर्टनेस, दिस इज अ टाइप ऑफ मेंटल डिजीज, एक तरह की मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में होता क्या है, लोग अपनी पुरानी याददाश्त में ही बने रहना चाहते हैं, जैसे थे वैसे रहना चाहते हैं। दिस विद द इनर्शिया, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, inability to lose its initial condition of body is called inertia। देहाती में किसी वस्तु की अपनी प्रारंभिक अवस्था खो पाने की असमर्थता को जड़त्व कहते हैं। ये था गैलीलियो का स्टेटमेंट। बाद में न्यूटन ने इसको मॉडिफाई किया और लोगों को खूब समझाने के लिए थोड़े सेंटेंस को बड़ा किया, इसमें मॉडिफिकेशन किया और बताया कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यूज इट्स मोशन unless or otherwise acted by some external force। तो केवल कहने सुनी बातें। थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी बॉडी पर कोई एक्शन हो रहा सेम अमाउंट में लेकिन इक्वल डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, दिस विद द एक्शन रिएक्शन लॉ। तो थर्ड लॉ पर क्वेश्चन आते हैं बस रे डायग्राम ट्रेस करने के लिए। बेसिकली इस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। ये है आपका सेकेंड लॉ, ये काफी कीमती है, इस पर 5 स्टार मार्क लगा रहे हैं। सेकेंड लॉ को पढ़ने चल रहे हैं, इसको हम बस नोट कर लीजिए। सेकेंड लॉ, ये देखिए, सेकेंड लॉ को ही न्यूटन का मेन लॉ हम लोग समझते हैं और इसी पर क्वेश्चन आते हैं, इसी पर हम लोग फोकस करना ज्यादा है। अच्छा, सेकेंड लॉ क्या है? dp बाई dt यही फोर्स होता है। इसका सेंटेंस लिखा गया है dt, टाइम्स डिवीजन रहता है तो उसको रेट बोलते हैं, और d स्टैंड्स फॉर चेंज, स्मॉल चेंज के लिए d लगाते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, या इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। ये सेंटेंस आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन हम आपके सपोर्ट के लिए लिख दे रहे हैं। अच्छा, इसी के सिमिलर लीनियर मोमेंटम ना कहा जाए, मोमेंटम एंगुलर भी होता है। एंगुलर मोमेंटम को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, dj बाई dt लिखा जाए तो ये आपके लिए टॉर्क होता है। ये किसके लिए है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर रोटेशन। ये रोटेशन के लिए, जैसे कोई फैन रोटेट कर रहा है, तो उस पर जो टॉर्क होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इतना आप नोट करें। हम इसी पर फोकस करने वाले हैं, इस लीनियर मोमेंटम पर, इस लीनियर मोमेंटम वाले टर्म पर, यानी फोर्स वाले को और आगे इलेबरेट करने चल रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा और इसको इलेबरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो एफ dp बाई dt हुआ करता था, तो p की वैल्यू, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है, em इंटू v होता है।
तो ये रख दिया। तो एम वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक बार एम को बाहर लिया वी का कर दिया, फिर अगली बार वी को बाहर लिया एम का डिफरेंशिएशन कर दिया। अच्छा बोलना जरा सीखिए, dt से डिवीजन रहेगा तो रेट बोलेंगे, पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, रेट बोलते हैं, बाकी चेंज लगा देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। गौर करिए क्लास 9 हम लोग पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बाकी टर्म बना रह गया, डी बाई डी टी प्लेस पर ए लिखिए, यही जनरल रूल है, ये जनरल लॉ है न्यूटन्स का। अब इसको फर्दर हम लोग और कैटेगराइज करते हैं और इसको स्पेसिफाई करते हैं, स्पेशल केस में देखना है। अच्छा और लोग एफ इक्वल टू न्यूटन्स लॉ को केवल और केवल एम ही जानते हैं, हम लोग एम के साथ ये एडिशनल टर्म भी जानते हैं, वी डी एम बाई डी टी, इतना पार्ट और एडिशनल रहता है, वी डी एम बाई डी टी। तो एफ इक्वल टू एम ए कब आता है, जो पुरानी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उस पर भी गौर करते हैं, स्पेशल केस सब डिस्कस कर रहे हैं, इसको पहले नोट करें आप। इधर देखिए पहले केस में मास कांस्टेंट हो, मोशन के दौरान बॉडी का मोशन हो रहा है लेकिन उसमें मास चेंज न कर रहा हो, तो क्या कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसी कॉन्सेप्ट लाभ उठाएंगे। तो यहाँ से एम ए है प्लस वी डी एम बाई डी टी, मास का डिफरेंशिएशन ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा एम ए, लिख दिया भाई। सेकंड केस है, दुनिया में तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें मास नहीं कांस्टेंट होता है, मास वेरिएबल होता है, और जो वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट 0 नहीं होगा, वो फाइनाइट आंसर देगा। जैसे किसी मिट्टी के टुकड़े को उठाया जाए, मिट्टी के टुकड़ा ऐसे जमीन से उठाएं और उसको हवा में से थ्रो कर दिया जाए, तो उसके जो फाइन ग्रेनुल्स हैं, जो नन्हे मुन्ने पार्टिकल हैं, वो हवा में टूटते हुए चलते हैं, यानी वो जो मिट्टी का टुकड़ा था वो हल्का होता जाता है, उसका मास धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो मास वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन नॉट इक्वल टू 0, ये पार्ट रहेगा, अपना असर दिखाएगा। जैसे बाइक से आप जा रहे हो, लंबी जर्नी तय कर रहे हो, तो उस समय बाइक चल रही है 30 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर ऐसे जा रही है, तो उसमें क्या वेरिएबल है, मास, क्योंकि उसका फ्यूल धीरे धीरे लॉस कर रहा है, स्मोक के फॉर्म में बाहर आ रहा है, धीरे धीरे तेल खर्च हो रहा है, तो टोटल मास, ओवरऑल मास आपका और बाइक का दोनों का ओवरऑल मास बीच बीच में मेजर किया जाए तो मास धीरे धीरे डिक्रीज करता नजर आएगा। तो इन सब एग्जाम्पल में मास वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो अब अगला केस हम लोग स्टडी करते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी डिफरेंशिएशन 0 यानी एक्सेलरेशन गायब होगा, तो बचा वी डी एम बाई डी टी। और ये काफ़ी कीमती फार्मूला है रॉकेट की वेलोसिटी एस्टिमेट करने के लिए, रॉकेट का प्रपल्सन स्टडी करने के लिए, तो इतना नोट करें। और हम चाह रहे हैं कि आपको पहले ही लेक्चर में टॉप लेवल की चीज़ प्रपल्सन ऑफ रॉकेट आपको बता दें, नोट करें इसको। रॉकेट का प्रपल्सन में बेसिकली रॉकेट से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड 3 बातें स्टडी करनी है। इस पर कितना थ्रस्ट एग्जर्ट होता है, थ्रस्ट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन, कितना फोर्स लगता है, इसको देहाती में प्रणोद कहते हैं, प्रणोद निकालना, थ्रस्ट या फोर्स आप समझें, और दूसरा एक्सेलरेशन, और तीसरा रॉकेट की वेलोसिटी। 3 टर्म बहुत ही टेक्निकल है और जिसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल माना जाता है, सबसे टफ क्वेश्चन आता है वेलोसिटी पर। और इसकी वेलोसिटी, जो रॉकेट की वेलोसिटी है, वो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हल्के फुल्के इक्वेशन है मोशन के, v इक्वल टू यू प्लस ई टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन सब से वेलोसिटी बिल्कुल नहीं एस्टिमेट हो पाती। ये बेसिक मैकेनिक्स की देन है। ये सब फार्मूला डिराइव करते समय एक बात का ध्यान दिया गया था, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट सपोज किया गया था, और यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्यों होगा? जैसे जैसे स्मोक बाहर निकलेगा,
गैसेस जैसे बाहर निकलेंगे वैसे रॉकेट हल्का होगा, और हल्का होगा तो उसको लिफ्ट करने में, ऊपर उठने में ज़्यादा मदद मिलेगी। उस पर सेम अमाउंट का जो फोर्स रहेगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। और दूसरी नोट करने वाली बात क्या है, जैसे जैसे रॉकेट हाइट पर पहुंचेगा, हाइट पर, वैसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फॉल करेगी, जी की वैल्यू कम होगी, तो उस पर ऊपर की तरफ जो अपोजिंग डायरेक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था वो कम होगा, यानी रॉकेट को उड़ने में, ऊपर जाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ये कब के लिए होता था, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है। तो लीजिए तीनों टर्म को बारीकी से नोट करा रहे हैं। उससे पहले इस रॉकेट से रिलेटेड बेसिक टूल्स जो बीच बीच में फार्मूले में दिखेंगे उसको हमने मार्क कर दिया है। जैसे एम नॉट को इनिशियल मास बोलते हैं। शुरुआत में जब रॉकेट का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ था तब जो मास था दैट इज द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट। और एम जो जिसमें नॉट नहीं लगा है वो फाइनल मास है या रिमेनिंग मास, बचा खुचा द्रव्यमान। अच्छा, रिमेनिंग मास या रेजिडुअल मास कितना होगा, इनिशियल वाले से तो कम ही होगा, वही तो पक्का है। कितना कम होता है, वही आर टी। अब आर क्या है, नया टर्म आ गया, तो लीजिए आर को हमने क्लियर कर दिया। ये dm/dt है, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, जो इसमें गैसेस हैं किस रेट से बाहर निकल रही हैं, किस रेट से बाहर एक्सर्शन हो रहा है। और वीजी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ गैसेस, गैस की वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्टिव स्टडी करना है रॉकेट के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। इसका एक नाम और है एग्जॉस्ट वेलोसिटी भी बोल देते हैं इसको। जैसे कमरे में गर्म हवा को निकालने के लिए ऊपर की तरफ दीवार में फैन लगे होते हैं, उसको एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। करता क्या है, गैसेस को बाहर निकालता है, वार्म एयर को। वैसे यहाँ पे जो वार्म एयर है, जो स्मोक है, उसको बाहर निकालता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको वीजी से कोट करते हैं। जो लिखी है इतना आप नोट करें, हम आगे बताने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट हम डिस्कस कर दिए, थ्रस्ट और एक्सेलरेशन। थ्रस्ट क्या है, फोर्स के सिमिलर है, और हमने न्यूटन्स लॉ बताते समय ही आपसे कहा था कि फोर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही फार्मूला था जिसके लिए लिखा गया था वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रपल्सन ऑफ रॉकेट, v dm/dt का। यही फार्मूला लगना है, यही फार्मूला लगना है। तो यही लगाए भी हैं, बशर्ते v का रोल जो वेलोसिटी थी, यहाँ पर गैस की वेलोसिटी, गैस एक फिक्स रेट से बाहर निकलती थी, इसलिए v को वेलोसिटी को कांस्टेंट सपोज करके ये फार्मूला लगाया। और dm/dt को स्मॉल नोटेशन हम लोग r लिखते हैं, r के टर्म कर दिए, vg/r होता है थ्रस्ट। चलिए, और एक्सेलरेशन क्या होता है, ये तो बेसिक जानकारी अगर आपको हो या फिर में, तो आप बताएंगे एक्सेलरेशन कितना, फोर्स बाई मास। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास। तो फोर्स बाई मास तो लिखा, लेकिन रॉकेट हम लोग जानते हैं भाई ऊपर उड़ता है, तो लेकिन जी का जो बिहेवियर होता है ऑलवेज डाउनवर्ड, हमेशा उदास रहता है, बचपन से इसे सर लटकाए रहता है, इसलिए जी का अपोजिंग नेचर है, तो जी को छोड़िए मत, सब्ट्रैक्ट करिए। और एम की वैल्यू निकाल चुके हैं v/r। और एम क्या है, एम कौन सा मास रखा जाए, आप जरा बताइए, रेस्ट मास रखें या इनिशियल मास रखें कि फाइनल मास। तो रॉकेट का इंजन जब स्टार्ट होगा तभी उसमें एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, और इंजन स्टार्ट हो गया तो उसमें स्मोक बाहर निकलना शुरू हो गई, गैसेस निकल रही हैं, तो तब जो बचा रहेगा मास वही इफेक्टिव होगा, और उस मास को हम लोग रिमेनिंग मास या फाइनल मास बोल रहे हैं, इसीलिए एम लिखा, और एम की वैल्यू लिखी भी थी, वही उठा कर दिया। और किसी ऐसे प्लेनेट से, ऐसे प्लेस से लॉन्चिंग की जा रही है रॉकेट की, वेयर देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जहां पर जी का रोल नहीं है या वेरी वेरी स्मॉलर है, तो जी को ओमिट कर दीजिए, छोड़ दिया जाए, तो बचा हुआ पोर्शन लिख लीजिए। अब थर्ड पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे वेलोसिटी पर, दोनों नोट करें आप। वेलोसिटी फार्मूला बड़ा ही चुनिंदा है, 100 लोगों की भीड़ हो उसमें आप पूछेंगे वेलोसिटी, मात्र 2 लोगों को आ सकता है, 2 लोग बता सकते हैं केवल, यानी 2% लोगों को पता होता है, बहुत कम लोग जानते हैं। और उन्हीं बिरले लोगों में से, उन्हीं यूनिक लोगों में से आप लोगों की भी गिनती आज से हो जाएगी। बस फार्मूला आप याद रखें, v = u + at, ऐसा हम लोग बोलने वाले थे, लेकिन रुक जाइए, थम जाइए, ये बेसिक फार्मूला नहीं, v = u प्लस ये फार्मूला लगेगा, इसमें मास भी काउंटेबल है, रॉकेट का मास भी इफेक्टिव है, 2.303 vg log m0/m0 - RT बेस 10 - dt। अच्छा, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं
बेस चेंज का रूल लगा करके। अगर ये नंबर भूल जाए तो कोई बात नहीं, तो एक भूल और करिएगा। अगर नंबर आपको नहीं याद है, भूल गया, तो एक भूल और करिएगा। जहां लाख का बेस 10 है वहां पर भी भूल जाइए, e लिख दीजिए माइनस जी। चलिए, ये नेचुरल लॉगरिथम के फॉर्म में है। नेचुरल लॉगरिथम को बेस ई पर लिखते हैं और कभी कभार एलएन भी लिख देते हैं। जैसे log x है बेस ई, तो जल्दबाजी में कभी कभार एलएन लिख देते हैं, ln x, और इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। कौन सा लॉगरिथम? नेचुरल है, प्राकृतिक लघुगणक। और log जो x बेस 10 होता है तो इसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। और दोनों कन्वर्जन के लिए एक टूल्स आपको बता दे रहे हैं कि log x बेस e है, इतना फैक्टर आपको लगाना पड़ता है 2.303 log x बेस 10। तो ये जरूरी बातें हैं, इसको कहीं कोने में नोट कर लीजिए। फिलहाल फार्मूला पहला वाला ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, सीधे सीधे साफ हो जाते हैं। तो इसको नोट करें, इसको भी नोट कर लें जानकारी के लिए। ये क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम से पहले हम आपको टूल्स बता दे रहे हैं। log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। 100 रहेगा बेस 10 पे 2, 1000 रहेगा बेस 10 पर 3 हो, और इसी तरह 10 पावर 7 है तो 7 होगा। रूल क्या है इसके पीछे? यही होता है कि log m पावर n है तो n पहले चला आता है, n log m। अच्छा, एक और बात, log a बेस a की वैल्यू 1 होती है। इन्हीं दोनों रूल को एक साथ कनेक्ट करके बताया गया है। तो लीजिए, जैसे हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, log 1000 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको हमने लिख दिया log 10 to the power 3 बेस 10। अब पावर ऊपर चले रहेगा तो पहले आ जाएगा, जो सर पे बैठेगा गिरेगा जरूर, तो गिरा दीजिए। गिरा दे कितना? 3 और log 10 और बेस 10। अब यहाँ पर कौन सा रूल काम कर जाएगी? ये वाला log a बेस a, log का नंबर और बेस सेम होता तो 1 वैल्यू आती। ये 1 हो गया, 3 into 1 मीनिंग 3। इसी तरह से निकाले गए हैं, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, या पता हो तो बस नोट करिए आप। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? एक क्वेश्चन हम लिख दिए, रॉकेट ऐसे प्लेस से लॉन्च किया जा रहा है वेयर देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर रॉकेट की जो वेलोसिटी, गैस की जो वेलोसिटी है, जिसको एग्जॉस्ट वेलोसिटी बोलते हैं, रॉकेट के रिस्पेक्ट में 200 मीटर पर सेकेंड हो, तो रॉकेट का उस मोमेंट पर, उस इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी एस्टिमेट करना है कि जब इसका बचा हुआ मास, रिमेनिंग मास कितना रह जाए? 1/100 टाइम्स, 1/100 गुना रह जाए। किसका? ऑफ इट्स इनिशियल मास। और मदद के लिए सपोर्टिव सेंटेंस और दिया गया है, अज्यूमिंग रॉकेट इज इनिशियली एट रेस्ट। शुरुआत में रॉकेट सो रहा था, आराम कर रहा था, यानी यू की वैल्यू 0 थी। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। पहले आप सवाल लिखें, फिर हम आपको इसी पैटर्न पर एक सवाल और दे रहे हैं, और आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा। हम जानेंगे कि आपकी तैयारी चल रही है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में। इसको नोट करें, हम सलूशन दिखाते हैं। ये देखिए, फार्मूला ओरिजिनल लगाया और फायदा उठा लिया दो बातों का। ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं था और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यानी g 0 और u 0। g की वैल्यू आप रटे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो भूल जाइए, जो डाटा दिया जाए, क्वेश्चन जो कहा जाए उसकी बात आप मानिए। ठीक है, तो u और g गायब हुआ, जिससे मैटर हम लोग और छोटा ही हो गया। और वैल्यू रख रहे हैं 2.303, vg की वैल्यू रख दिया, और log m0 बाई, ये फाइनल जो मास है m0/100 है, दिया गया है कितना रेड्यूस होकर रह जाए? इनिशियल का 1/100। तो m0 माइनस RT को रेड्यूस्ड मास या फाइनल मास या रिमेनिंग मास बोलते हैं, m0/100 था। तो m0 और बाई 100 के अंदर पलट जाएगा, ऊपर चला गया, m0 से m0 कैंसिलेशन हुआ, log 100 बचा, और log 100 की वैल्यू 2 होती है, केवल प्रोडक्ट करना था, 921.2 मीटर पर सेकेंड। यही एग्जैक्ट आंसर है, नोट करें। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है,
थोड़ा सा डाटा चेंज किए हैं। वेलोसिटी हमने गैस की रख दिया है 500 मीटर पर सेकेंड और बचा हुआ मास 1/1000 टाइम्स। तो इसको आप लिख करके कमेंट में भेजिएगा, केवल आंसर भेजिएगा और कुछ नहीं। ये प्राइस विनिंग प्रॉब्लम है, इसकी मार्केट में कीमत बहुत थी इसलिए इसको केबीसी का प्रॉब्लम बनाया, केबीसी। और प्राइस के रूप में हम आपको 2 शब्द कहेंगे, उससे आप संतुष्ट होकर के अपने उत्साह का वर्धन कीजिए और आगे आप प्रयास करिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एडवांस में बताएंगे पुल्ली प्रॉब्लम, कैसे स्ट्रिंग में टेंशन एस्टिमेट करते हैं, कैसे ब्लॉक का एक्सेलरेशन एस्टिमेट करते हैं और तरह तरह के उससे रिलेटेड रिएक्शन पर वॉल के कांटेक्ट में कोई बाल हो, कोई बाउल हो, उसमें कोई राड रखी जाए तो उस पर रिएक्शन, टेंशन, थर्स्ट, ये सब एस्टिमेट करना टेक्निकल प्रॉब्लम जो लेवल के जैम के लेवल में आते हैं उस पर चर्चा किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ें आप।